हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक-ठाक सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ना विद इन यूके स्कॉलर वीज़ा अप्लाई किया था, तो मेरी वाइफ जो थी वो केरल हॉस्पिटल के साथ में वो पार्ट टाइम काम कर रही थी। ठीक है, तो जो हमने जो अपनी एप्लीकेशन सबमिट की थी वो हमने 17th ऑफ मार्च को की थी और जो हमने हमें जो पार्ट टाइम की पे स्लिप मिली थी वो 30 ऑफ मार्च को मिली थी। ठीक है। तो सर इसके बेस पे होम ऑफिस ने मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया था अप्रैल 2025 में। हुँ, तो फिर उन्होंने राइट ऑफ अपील दिया था तो मैंने सबमिट की थी, राइट ऑफ अपील भी किया हुआ था, तो अभी कोई जवाब नहीं। और मेरा पिछले मार्च में इस मार्च में मेरा बच्चा भी बोर्न हुआ है यूके में। हुँ। तो सर कितना अभी ये टाइम लग सकता है और कितना अच्छा, टाइम लगेगा, क्योंकि होम ऑफिस ने अभी बंडल मांगा था, डॉक्यूमेंट्स और बंडल। ठीक है। तो अभी कितना और टाइम लग सकता है इसमें पूरा केस सॉल्व होने में? या अच्छा, आप मुझे मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले मुझे बताएँ कि आपकी मिसेज़ का, आपकी वाइफ़ का, मोहतरमा का स्टेटस क्या है? ब्रिटिश वो सिटीजन है ब्रिटिश वो। सिटीज़न है। आपने जब अप्लाई किया था, आपका क्या स्टेटस था? सर मैं स्किल वर्क वीजा पे था आप और स्किल अवेस्टे वर्क नहीं था, मैं ठीक है, मतलब ठीक है, आप स्किल वर्क वीज़े पे थे। ओके। इसके और अब आपने 5 साल वाले रूट पे एफएलआरएम की थी? ये सारा फलारन की थी। ठीक है, आपने 5 साल वाले रूट पे। तो उसके अंदर उन्होंने आपके ऊपर ये रिफ्यूज़ल दे दिया कि क्योंकि आप दोनों वो जो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड मेंटेनेंस जो थी वो फाइनेंशियल सर, फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड नहीं पूरी कर रहे, इसलिए आपका रिफ्यूज़ल आया था? या सर कैनेडी पे मेंटेनेंस जो नहीं होती केरल लॉस पर वो साथ में केरल थी अपने डैड की ना। ठीक है, और उसकी अब अपील आई हुई है। जी सर। चलें, ठीक है। अब वो तकरीब जी, अप्रैल में, पिछले साल अप्रैल में अभी राइट ऑफ पे दिया था, सबमिट की थी। अभी तक सिर्फ पिछले महीनों में उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं होम ऑफिस ने। ठीक है। अच्छा, अब आप पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि मैं आपके केस के ऊपर कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि ना तो मेरे सामने आपका फुल रिफ्यूज़ल है जी और ना ही यहाँ पे मैं प्रॉपर लीगल एडवाइस करता हूँ। यहाँ पे मैं जनरल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो आपका केस के मेरिट क्या हैं? आई विल नॉट टॉक अबाउट योर केस मेरिट। हाँ, जी वक़्त क्यों लग रहा है और कितना लग रहा है? देखिए, ये डिपेंड करता है जो ट्राइब्यूनल है वो कितनी बिज़ी है। अब कई ट्राइब्यूनल्स जो हैं, अगर आप चले ग्लासगो वाली साइड पे चले जाएँ तो वो शायद फ़ारिग हों, उधर केसेस कम लगे हों और इसलिए वहाँ पे आपका केस जल्दी आ जाए। लेकिन यहाँ पे अगर आप इस तरफ लंदन की तरफ आते हैं तो यहाँ पे बर्मिंघम में हो सर। अच्छा, बर्मिंघम में है। बर्मिंघम में अगर आप हैं तो मोस्ट लाइकली आपको सोलिहुल वाली जगह लगेगी शायद। लेकिन वहाँ पे भी जो ट्राइब्यूनल है, ये ट्राइब्यूनल का एक प्रोसीजर है, अपील का एक प्रोसीजर है। वो बड़ा ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं आपको उसकी 3-4 स्टेजेस बता देता हूँ जो उसकी मेन स्टेजेस हैं। अगर किसी का रिफ्यूज़ल आ गया है अपील के अंदर और अपील राइट मिल गया उसको, तो सबसे पहले तो वो अपनी 14 दिन के अंदर अपील फ़ाइल करता है। जी जब उसकी अपील फ़ाइल हो गई है तो फिर जो कोर्ट है वो होम ऑफ़िस को इन्फ़ॉर्म कर देता है। आप अपेलेंट बन जाते हैं और होम ऑफ़िस रिस्पोंडेंट बन जाता है। ठीक है? जी होम ऑफिस जो है वो कोर्ट जो है वो रिस्पोंडेंट को बताता है कि भई हमारे जो 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 भी अपेलेंट है उसने अपील की है। नाउ होम ऑफिस को ने अपना जो भी केस है, अपना पूरा जो बंडल है वो अपलोड करते हैं वो अपने इसके ऊपर पोर्टल के ऊपर। जी इसी तरह से जो आपका वकील है वो चला जाता है फिर अगली स्टेज है जिसको हम केस बिल्डिंग स्टेज कहते हैं। ठीक है? जी केस बिल्डिंग स्टेज के अंदर आप क्या करते हैं, आपके जो विटनेसेस होते हैं, आप उनकी जो विटनेस स्टेटमेंट्स लेते हैं, आप अपना एविडेंस गैदर करते हैं, आप अपना मुकम्मल के स्केलेटन आर्गुमेंट देते हैं, आप अपना मुकम्मल केस जो है वो अपलोड कर देते हैं उस पोर्टल के ऊपर। जी जब वो उसके ऊपर अपलोड हो जाता है तो फिर कोर्ट जो है वो होम ऑफिस को कहता है, अगली स्टेज ये है, कोर्ट होम ऑफिस को कहता है कि नाउ अपेलेंट हैज अपलोडेड हिज फुल बंडल, नाउ होम ऑफिस हैज टू रिव्यू दैट। अगर होम ऑफिस को लगता है कि जी उन्होंने डिसीजन गलत बना दिया तो वो कहते हैं जी यहीं पे हम अपील आप विथड्रॉ कर लो, हम आपको रिकंसिडर करते हैं, तो केस वहां पे खत्म हो जाता है, वो आपको वीजा अलाउ कर देता है। अगर यहाँ पे केस आपका खत्म नहीं होता तो रिव्यू करने के बाद वो केस चला जाता है
for hearing कि भाई respondent has reviewed your bundle but he disagrees, he still don't want to give you visa, तो अब आप चले जाते हैं नेक्स्ट स्टेज पे जहाँ पे आ जाती हेयरिंग रिक्वायरमेंट। हेयरिंग रिक्वायरमेंट के अंदर क्या आ जाता है कि विटनेसेस कितने हैं, उनको इंटरप्रेटर चाहिए कि नहीं चाहिए, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, जब वो हेयरिंग रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती है तो फिर आती है आपकी हेयरिंग की डेट। अब वो जो हेयरिंग की डेट, ये सारे प्रोसेस में क्या 1 साल या 1.5 साल लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। तो अगर आपका डिसीजन आए हुए अब ये डिपेंड करता है कि अब आपका वकील कितने जो है वो जल्दी रिस्पॉन्ड करता है चीज़ों को, या होम ऑफिस कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करता है चीज़ों को, ठीक है? तो अगर आप वेट कर रहे हैं तो, और अगर आपको कोई इशू है, यू कैन मेक एन एप्लीकेशन टू एस्केलेट योर इशू इफ बिकॉज कोर्ट जब भी कोई डायरेक्शन देता है तो उसकी वो डेट भी देता है कि भाई होम ऑफिस शुड रिव्यू द बंडल बाय दिस डेट एंड मेक अ डिसीजन, ठीक है? अब वो इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होती, वो आपके वकील के पास होती है। तो अगर होम ऑफिस की वो डेडलाइन गुजर चुकी हुई है और आपका वकील जो है वो 3 महीने वैसे ही सोया रहा है और उसने ये देखा ही नहीं कि वो डेडलाइन गुजर गई है, तो होम ऑफिस तो चाहे 6 महीने आप रिस्पॉन्ड करें। तो अब आपने ये चेक करना है अपने वकील के साथ, जो भी आपका वकील है, कि भाई होम ऑफिस इस वक्त आपका जो केस है वो किस स्टेज के ऊपर है, ठीक है? तो तभी आज आके आपका जो है वो केस, और अगर होम ऑफिस की तरफ से डिले है तो योर लॉयर कैन मेक एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट कि भाई इसकी आपने होम ऑफिस से कहा था कि 31 मई तक आपने ये देना, इसने नहीं दिया, तो आप अगली स्टेज पे इस केस को लेके जाए। और अगर केस आपकी वैसे ही रुका हुआ है, देन यू कैन स्टिल मेक एन एप्लीकेशन टू एस्केलेट योर केस डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टांसेस, ठीक है? तो आई होप दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। सर एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि अगर मेरी अपील अलाउ हो जाती है तो मुझे 5 ईयर रूट पे, ये सेटलमेंट रूट पे जाना पड़ेगा या 10 ईयर के रूट पे जाना? अच्छा, अगेन इट डिपेंड्स, क्योंकि मैंने आपका केस नहीं देखा हुआ तो मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। जब वो जज अलाउ करेगा तो वो देखेगा, क्योंकि बेसिकली आपको जाना तो FLRM पे ही चाहिए था, लेकिन अगर आपकी FLRM वो होम ऑफिस के मुताबिक, मैंने बहुत काम देखा है, अगर उसके अंदर ह्यूमन राइट्स ग्राउंड्स भी आ जाती हैं, सो अगर आपको ह्यूमन राइट्स ग्राउंड्स के ऊपर जज अलाउ करता है तो वो आपको 10 ईयर पे करेगा। लेकिन अगर वो आपको कहता है कि हाँ भी आपकी पे स्लिप्स, आप सारी रिक्वायरमेंट मीट कर रहे थे, क्योंकि देयर इज अ केस लॉ कॉल्ड चिकवम्बा, वो उसकी बड़ी क्लियर जजमेंट है, उसके बाद भी केस आए हैं, उसकी बड़ी क्लियर जो है वो फाइंडिंग्स हैं कि इफ फॉर एनी रीजन कि यार कोई प्रोसीजरल इशू है तो उसके ऊपर जो है आप इतना इशू ना बनाओ, क्लाइंट को वीज़ा दे दो, ठीक है? तो इसलिए लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आपका कोई कांटेक्ट नंबर या आपकी कोई वीडियो कॉल कंसल्टेशन, कोई ऐसी चीज जिस पर मैं अपना जो है रिफ्यूजल लेटर आपको भेज सकूं और आगे डिस्कस कर सकूं? अच्छा, देखिए मैं जो है वो एक तो फेस टू फेस ही एडवाइस करता हूँ, मैं जो है वो फ़ोन पे एडवाइस करता नहीं है, लेकिन यही नंबर जिस पे आपने मुझे कॉल किया यही मेरा अपॉइंटमेंट लाइन का नंबर है। आप इस पे अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे मिल लें, मैं आपके साथ आपका डिसीजन सारा देख के इंशाल्लाह आपको मैं आपके मेरिट जो है थोड़ा सा गाइड कर दूंगा, आपका केस भी देख लूँगा, ठीक है? ठीक है। चलें, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन।